हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मींस इनहेरिटेंस जो हो रहा है, मींस कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर किस तरीके से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। तो न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे पहले डिस्कवरी करी गई थी, वो सबसे पहला जो आइडेंटिफाइड न्यूक्लिक एसिड था वो डीएनए था, जिसको देखा गया था, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना माना गया था कि फ्रेडरिक माइशर ने 1869 में सबसे पहले बस सेल्स के अंदर जिस न्यूक्लियाई की खोज करी, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड था वो हमारा क्या था, डीएनए था। उस डीएनए को इन्होंने नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। और इसको न्यूक्लिन को अल्टमान ने क्या बोला था, न्यूक्लिक एसिड बोला था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए कोसल, जिन्होंने क्या बोला था कि हर एक न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं। मींस इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स दो टाइप के होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। और पायरिमिडीन दो होते हैं, एक को बोलते हैं साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। अगर हम बात करें, डीएनए एक कैसा सबस्टेंस था, एसिडिक था। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए पाया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, वहाँ पर भी न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियस के अंदर पाया ही जाता है। और उसके बाद कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस के अंदर, जो आरएनए प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि इतनी इतनी जगह हमारे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब अगर हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हमको दिखाई पड़ता है किस तरीके से ये क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम को हमने क्या किया, अनकॉइल्ड करना स्टार्ट किया, और ज़्यादा अनकॉइल्ड किया, तो हमको क्या देखने को मिल गया, डीएनए का एक स्ट्रैंड देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जब डीएनए को टाइटली कॉइल्ड किया जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मींस न्यूक्लिक एसिड, चाहे हम यहाँ पर कोई डीएनए और आरएनए नहीं, हम दोनों को कंबाइंड लेकर चलेंगे पहले, कि न्यूक्लिक एसिड जो है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो हमने बोला डीएनए हो या आरएनए, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है हमारा बी, उसके बाद एस, और तीसरा होता है हमारा पी। बी मतलब होता है नाइट्रोजनस बेसिस, एस मतलब होता है पेंटोस शुगर, और पी मतलब होता है फॉस्फेट। ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज देख ली, हमने क्या देखा, पेंटोस शुगर। हमने देखा डीएनए जो होता है, डीएनए को हम लोग डीएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मीन्स डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस। फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं राइबोस। दोनों ही 5 कार्बन है, C5H10O5, दोनों 5 कार्बन है, दोनों के हाइड्रोजन सेम है, बस किसमें डिफिशियंसी है, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन 5 है, इसमें कितने, 4। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है सेकंड कार्बन पर, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। जो कहाँ प्रेजेंट होती है शुगर, डीएनए में, और राइबोस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आरएनए में। अब हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, मीन्स फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। हमने देखा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो शुगर मॉलिक्यूल के, मतलब जो, सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं इसको समझिएगा। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब ये दो चीजें बन गई, तो अब शुगर से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। और जब शुगर से फॉस्फेट जुड़ता है, तो शुगर के पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब इन 5 कार्बन में थर्ड कार्बन से या तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, या तो कौन से कार्बन से जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन से। किसमें, डीएनए में। आरएनए में थर्ड और फिफ्थ के अलावा फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ सकता है, सेकंड कार्बन से जुड़ सकता है। तो फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ेगा 3' एंड पर जुड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कौन से एंड पर जुड़ेगा, 5' एंड पर जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड में हमने मान लिया ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, शुगर है। ये हमारा क्या है, शुगर। अगर इस शुगर का थर्ड कार्बन है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि इस शुगर का ये क्या है, थर्ड डैश एंड है। तो इस शुगर का यहाँ पर कौन सा एंड होगा, 5' एंड। और इस 5' एंड पर क्या प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप। तो आपको याद रखना है, अगर फॉस्फेट 3' पर है, तो 5' एंड पर क्या होगा, OH होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप 5' एंड पर है, तो शुगर के 3' एंड पर क्या होगा, OH ग्रुप होगा। अभी इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, वो एक प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, एरोमेटिक। आपने पढ़ा होगा एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन चेन की रिंग में होते हैं, तो वैसे ही कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक नेचर में।
दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पायरिमिडीन और दूसरा होता है हमारा प्यूरिन। एक क्या होता है पायरिमिडीन और दूसरा क्या होता है प्यूरिन। अब देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कैसे होते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पैरामिडीन और प्यूरिन। हमने सबसे पहले किसकी बात करी, पैरामिडीन की। पैरामिडीन से कितने मेंबर रिंग होता है, 6 मेंबर बेंजीन रिंग होती है, मतलब कि एक रिंग होगी, ठीक है, कितनी रिंग्स होंगी, एक रिंग्स होंगी, और इस एक रिंग में कैसी रिंग होगी, बेंजीन की तरह रिंग होगी, जिसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि किस किस पोजीशन पर होंगे, हमारे थर्ड और फर्स्ट और थर्ड पोजीशंस पर होंगे कार्बन एटम्स के, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, पैरामिडीन दो होते हैं, एक तो या तो यूरासिल होगा या फिर क्या होगा, थाइमीन होगा। पैरामिडीन दो प्रकार के होते हैं, या तो यूरासिल होगा या फिर क्या होगा, थाइमीन होगा, या फिर क्या होगा, साइटोसिन। मींस अगर आरएनए का केस है तो वहां पर यूरासिल पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन अगर डीएनए का केस है तो क्या पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमीन। अब इसके बायोलॉजिकल नेम के बारे में, सॉरी केमिकल नेम के बारे में बात करते हैं। यूरासिल को हम लोग बोलते हैं 2,6 ऑक्सी पैरामिडीन। क्या बोलते हैं, 2,6 ऑक्सी पैरामिडीन। किसको बोल दिया हमने यहाँ पर, यूरासिल को बोला। थाइमीन को क्या बोलते हैं, 2,6 ऑक्सी। सेम इसी तरीके से होता है, केवल यहाँ पर 5th कार्बन पर क्या लग जाता है, मैथिल ग्रुप लग जाता है, तो ये थाइमीन हो गया। और अगर मैथिल ग्रुप नहीं लगता है तो ये हमारा क्या होता है, यूरासिल। तो आपको ये नेम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद साइटोसिन। साइटोसिन में क्या होती है, 2 ऑक्सी पैरामिडीन, सेम होता है, बस यहाँ पर एक क्या लग जाता है, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप लग जाता है, कौन से कार्बन पर, 6th कार्बन पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यूरिन। ये सिंगल चेन कंपाउंड थे, ये कैसे चेन कंपाउंड है, 2 रिंग्स कंपाउंड है। आप देखिए एडेनिन में कितनी रिंग है, 2 रिंग है, ग्वानिन में कितनी रिंग है, 2 रिंग। तो कितने रिंग्स कंपाउंड होते हैं, 2 रिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक। पहला हमारा होता है एडेनिन और दूसरा हमारा क्या है, ग्वानिन। एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं और ग्वानिन को क्या बोलते हैं, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन बोलते हैं। ये आपको ज्यादातर नाम केवल याद रखने हैं कि कहाँ पर क्या होता है और इसके क्या आईयूपीएसी नेम होते हैं। अब डीएनए से कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने बोला सबसे पहले जो डीएनए होता है या जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। हमको नहीं पता ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है या पॉली क्या होता है, हमें इतना पता है कि डीएनए हो या आरएनए हो वो 3 चीजों से मिलकर बनते हैं। पहला हमारा बी है, दूसरा हमारा एस है, तीसरा हमारा क्या पी है। तो हमने क्या किया, बी मतलब नाइट्रोजनस बेसिस को किसके साथ जोड़ा, फॉस्फेट पेंटोस शुगर के साथ। मींस बेस किसके साथ जुड़ता है, शुगर के साथ। जब फॉस्फेट बेसिस जो होते हैं वो शुगर के साथ जुड़ते हैं तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने देखा नाइट्रोजन बेसिस शुगर के साथ जुड़ रहे हैं, किस बॉन्ड के द्वारा, एन नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा जुड़ रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन बेस में हो सकता है प्यूरिन हो और हो सकता क्या हो, पैरामिडीन हो। दूसरी चीज, जब कभी भी अब शुगर के साथ अब कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। मैंने आपको अभी ही बताया था या तो 3' एंड पर जुड़ता है या तो किस एंड पर जुड़ता है, 5' एंड पर जुड़ता है। हमने कहा कि 5' फॉस्फेट जो है कौन से एंड पर जुड़ेगा, 5' एंड पर जुड़ रहा है तो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि बी और एस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और एस और पी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो भी क्या बनेगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस हो सकता है आपके में पूछे जाए तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। जब भी कभी भी न्यूक्लियोसाइड वर्ड आए तो समझ लो आरएनए में बेस और शुगर जोड़ रहे हैं। जब आरएनए न्यूक्लियोटाइड आए तो बेस शुगर के साथ में क्या जोड़ रहे हैं, फॉस्फेट, ठीक। 4 ही बेसिस होते हैं। एडेनिन अगर शुगर के साथ जुड़ा है, कौन सी शुगर, राइबोस शुगर, तो एडनोसिन। ग्वानिन पेंटोस शुगर के राइबोस शुगर के साथ जुड़ा है तो ग्वानोसिन। साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन। यूरासिल जुड़ा है तो यूरिडीन।
एडेनिन शुगर के साथ पहले ही जुड़ चुका है जिसको एडेनोसिन बोला, अगर उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानोसिन के साथ में फॉस्फेट जुड़ा तो ग्वानिलाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। ये कब होते हैं? जब न्यूक्लियोटाइड बनता है। सेम इसी तरीके से जैसे एडेनोसिन है, यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है इसीलिए डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी यहाँ पर यूरिडीन ना होकर के थाइमिडीन होगा। क्या होगा? थाइमिडीन। सेम ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। हम लोगों को याद है कि एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट होता है, वैसे सेम वैसे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब लोग बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग डीएनए के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियर डीएनए कितना परसेंट होता है? 90%, जिसमें 8% कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और 2% हमारा कहाँ, 8% हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए बनाता है, और दूसरा हमारा 2% कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डीएनए की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको जब न्यूक्लिक एसिड बताया तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड खोजी गई थी वो हमारी डीएनए थी। भले ही उसका स्ट्रक्चर नहीं सॉल्व हो पाया था जिस वजह से उसको नहीं माना जाता है, लेकिन डिस्कवरी की अगर बात कर जाएगी तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या किया गया था? डीएनए किया गया था। कब किया गया था? 1869 में किया गया था। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले 1953 में मॉडल दिया था जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था विल्किंस के साथ में, कि किस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर उन्होंने किस बेसिस पर बनाया था? एक्सरे डिफ्रेक्शिएशन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पर जो उन्होंने दो साइंटिस्ट की हेल्प ली थी और एक बहुत फेमस मॉडल प्रोड्यूस करा था जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कॉरेनबर्ग एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये बताया था किस तरीके से डीएनए की मैकेनिज्म होती है बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए को कैसे स्टेन करती है। फ्यूलिजन एक साइंटिस्ट है, इसीलिए डीएनए को स्टेन करने वाली जो डाई होती है उसको फ्यूलिजन स्टेन बोलते हैं। सैप्लियो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट फोटोग्राफ बताया और बनाया था किसका? लैक डीएनए का। ठीक है, तो ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेडरिक माइस्चर वाला, मैरी विल्किंस और इनके वाला, और वॉटसन एंड क्रिक वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको इसकी हिस्ट्री में याद रखने हैं। अब डबल हेलिकल मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल, मींस वो डबल हेलिक्स का बना हुआ था। हमने जब भी डीएनए को देखा है तो कुछ इस तरीके का कॉइल देखा हुआ है डीएनए हमारा। जब इस तरीके का कॉइल डीएनए होता है तो हम देखते हैं एक स्ट्रैंड हमारा कौन सा हो गया, एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया और एक ये वाला। तो डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। अगर हम देखें दो धागे हैं, हमने दोनों धागों को अलग अलग कर दिया तो एक धागा हमारा एक स्ट्रैंड हो गया, एक हमारा दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो चाहे इसको हेलिक्स बोलो या फिर स्ट्रैंड बोलते हैं। दोनों हेलिक्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी होती है, मींस एक हेलिक्स अगर जैसे मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड ऊपर से नीचे है, तो यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल होगा इसका फिफ्थ कार्बन नीचे होगा तो थर्ड कार्बन ऊपर होगा, यहाँ पर इसका थर्ड कार्बन नीचे होगा तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन ऊपर होगा। मींस ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। मींस वन चेन में 5 to 3 जा रहा है तो दूसरा चेन हमेशा कहाँ जाएगा? 3 to 5 जाएगा। उसके बाद में इफ द सेकेंड हेलिक्स इज इन्वर्टेड बाई कितना होता है? 180 डिग्री। अब चाहे इसको किसी तरीके से हम लोग देख लें, अपोजिट है तो 180 डिग्री ही होगा। डीएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स। डीएनए कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, मींस यहाँ पर जो बेसिस इस स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होंगे उसका जस्ट अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होगा वो बेसिस वो यहाँ पर प्रेजेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स हो गए? डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बात करते हैं पिच की।
पिच मतलब होता है एक टर्न से। एक टर्न मतलब देखिए अभी आपको दिखाता हूं। देखिए डीएनए ने यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर आकर खत्म हो गया, तो मींस ये इसका क्या हो गया, वन टर्न, और इसको हमने क्या बोल दिया, पिच बोल दिया। तो डीएनए की एक पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो हमने एक ये वाला पॉइंट देखा, एक ये वाला देखा, एक ये और एक ये देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो हम डीएनए के एक पिच की लंबाई की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिस प्रेजेंट है, और ये बेसिस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। हर एक बेस पेयर के आपस की दूरी अगर आप देखें तो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डायमीटर ऑफ डीएनए मींस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है, इक्वल होती है हर जगह। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में देखें तो हर एक न्यूक्लियोटाइड पेयर, हर एक न्यूक्लियोटाइड जो पेयर होगा उनके बीच में जो फर्स्ट कार्बन है और शुगर, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, हाँ, अगर हम देखें तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमीन के साथ। ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ में। अमाउंट ऑफ एडेनिन हमेशा किसके इक्वल होगा, थाइमीन के। साइटोसिन इक्वल किसके होता है, ग्वानिन के। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.90 अप्रॉक्स होती है। कितनी होती है, 2.90 अप्रॉक्स। एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो डीएनए में फिक्स होती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए का मेन जो बैकबोन है वो क्या बनाते हैं, शुगर और फॉस्फेट। तो बीच में भले ही बेसिस आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन जो स्ट्रैंड बनाने का काम कर रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल करते हैं, एक शुगर और दूसरा क्या करते हैं, फॉस्फेट करते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन ऑफ द डीएनए कहलाते हैं या फिर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कहलाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है, the length, if the length of DNA double helix in a typical mammal cells is calculated, total number of base pair distance between the two constitutive base pair। हमें ये पता करना है कि डीएनए कितना बड़ा होता है एक मैमेलियन सेल के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने ये पता कर लिया कि हमारे अंदर कितने बेस पेयर होते हैं। तो हमने कहा कि एक सेल के अंदर हमारे जो डीएनए होता है उसके कितने बेस पेयर हो गए, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर हो गए। और हर एक बेस पेयर की आपस की दूरी कितनी हो गई, 0.34 × 10⁻⁹ हो गई, ये जो हमने अभी पढ़ी थी। हमने क्या करती, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आया, 2.2 मीटर। तो आप बता सकते हो कि एक ह्यूमन मैमेलियन सेल के अंदर जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। अब हम लोग बात करते हैं चारगाफ रूल्स की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चारगाफ रूल पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। चारगाफ रूल क्या होता है, तो चारगाफ रूल जो है उसमें क्या बताया गया है, ये चारगाफ रूल चारगाफ ने दिया था, कब दिया था, तो 1949 में दिया गया था। कब दिया था, 1949 में दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो चारों न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जो चारों न्यूक्लियोटाइड या चारों बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं वो हर एक चीज में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि एडेनिन हमारे अंदर इतने हैं तो हर एक चीज में इतने ही होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसके लिए उन्होंने क्या बताया, जो एडेनिन होता है वो किसके इक्वल होगा, थाइमीन के। ग्वानिन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के। मींस एडेनिन इक्वल्स टू थाइमीन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन का रेशियो अपॉन थाइमीन और साइटोसिन का रेशियो हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये किसने बताया था, चारगाफ ने इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक, लेकिन हर एक जगह ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू ह्यूमन के अंदर, अगर इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये कितनी होती है, 1.52। कितनी होती है, 1.52। लेकिन ई कोलाई के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.97। 0.97। ये आपको जो चीज़ याद रखनी है, मीन्स आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चारगाफ ने बताया था, लेकिन ह्यूमन के अंदर कितना होता है, 1.52।
और ई कोलाई के अंदर कितना होता है 0.97। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि जितनी भी हायर फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर हमेशा और हमेशा एडेनिन थाइमिन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन कैसे होते हैं, लोअर फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। ठीक। चारगाफ रूल में एक चीज़ और बताई गई, कभी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को डीएनए स्ट्रैंड को अलग करना है तो उसको हमेशा कितने डिग्री पर अलग किया जा सकता है, 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और डीएनए के अलग करने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन। और डीएनए हमेशा तभी अलग होगा जब वहाँ पर जो डीएनए तभी अलग हो सकता है जो किस पर डिपेंड करता है, ग्वानिन और साइटोसिन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा C+G कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब जितने आप डीएनए को ओपन करना है, अगर किसी के अंदर साइटोसिन और ग्वानिन का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक। तो ये किसमें बताया गया था, चारगाफ में ही बताया गया था ये बात। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, अगर किसी भी ई कोलाई एक ई कोलाई डीएनए की जो लेंथ दी गई वो कितनी दी गई, 1.36 mm। हमने बोल दिया कि एक सेल के अंदर ई कोलाई जो है उसके अंदर इतना लंबा डीएनए होता है, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर बता सकते हैं? तो अभी हमने देखा था मैमेलियन सेल में हमने क्या किया था, ह्यूमन के अंदर एक सेल के अंदर जितने बेस पेयर थे उसका मल्टीप्लाई कर दिया था डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर और हमारा आंसर निकल के आ गया था। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, mm को हम लोग ने इधर लिख लिया है और नंबर ऑफ बेस पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं और डिस्टेंस हमें पता है 3.4 × 10⁻⁻10 होती है। हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाली तो हमको पता चल गया कि कितने बेस पेयर होंगे, 4 × 10⁻6 बेस पेयर किसमें अंदर प्रेजेंट होंगे, ई कोलाई। और हमारे अंदर कितने होते हैं, 6.6 प्रेजेंट होते हैं अप्रॉक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के डीएनए की। सबसे पहला डीएनए होता है एसएस डीएनए, मींस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हमेशा वायरसेस में देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है हमारा फेज मल्टीप्लाई 174। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, शिनशाइमर ने करी थी, जिसके अंदर थाइमिन सबसे ज्यादा होता है और साइटोसिन कैसा होता है, सबसे कम होता है। एडेनिन किसके इक्वल नहीं होता है, थाइमिन के इक्वल नहीं होता है, मींस थाइमिन के बराबर नहीं होगा। और साइटोसिन किसके इक्वल नहीं होता है, ग्वानोसिन के। नेक्स्ट डीएनए जो आता है वो हमारा सैटेलाइट डीएनए आता है। सैटेलाइट डीएनए आखिर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपने देखा होगा सैटेलाइट डीएनए हमेशा क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। मींस शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड जब बहुत मतलब जो सीक्वेंसेज है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है अगर बार बार रिपीट होने लगता है क्रोमोसोम में तो उस जगह के स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए, कौन सा डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। जनरली क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के इस सेंट्रोमेयर के पास वाले रीजन पर ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के अंदर, अच्छा हमने क्या बोला, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जहां पर रिपीटिशन हो रहा हो, जहां पर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा हो। तो हमने देखा ह्यूमन के अंदर कितने परसेंट रिपीटिशन होता है, 30%। ड्रोसोफिला के अंदर कितना परसेंट होता है, 25%। ठीक। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई भी आरएनए का फॉर्मेशन इससे नहीं होता है। लास्ट आता है हमारा पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब होता है चाहे हम लोग फॉरवर्ड साइड से पढ़ें 3 to 5 पढ़ें, चाहे 5 to 3 पढ़ें, दोनों में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा होता है, एक जैसा होता है। मोस्टली ये कितने बेस पेयर के द्वारा बने हुए होते हैं, 3 to 10 बेस पेयर से बने हुए रीजन होता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, थॉमस ने डिस्कवर किया था। और इसको सबसे ज्यादा आप पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम जिस जगह पर काटता है वो जगह हमारी कौन सी होती है, वहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। अब हम लोग बात करते हैं टैमिनिज्म। क्या वर्ड हमने बोला, टैमिनिज्म। टैमिनिज्म एक अदर वर्ड है जिसका मेन मोटिव होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्रिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो हमको ये बता रहा है किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी, और लास्ट में जाकर क्या हो जाती है, उस इंफॉर्मेशन से क्या होती है, प्रोटीन। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो, इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो फ्रांसिस क्रिक ने दी थी, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए एक प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है।
ये mRNA ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। केवल इतनी सी ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन अगर कभी mRNA से डीएनए जानना हो तो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से बार बार डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक, वैसे तो ये सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेस कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनली। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनली होती है। मींस डीएनए से हमेशा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन वायरसेस के अंदर सॉरी, वायरसेस के अंदर जहां तक एचआईवी वायरसेस में आपने देखा है कि जाता एमआरएनए है और वहां पर ह्यूमन सेल के अंदर क्या हो जाता है, डीएनए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रिपीटिशन हो रहा है, वापस जा रहा है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शनल फ्लो नहीं है, यहाँ पर कितने डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। तो वायरसेस के अंदर बाई डायरेक्शनल सेंट्रल डॉग्मा होता है, जबकि नॉर्मल सभी के अंदर कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल सेंट्रल डॉग्मा प्रेजेंट होता है।